कुछ वक्त पहले यूं ही बेख्याली में मैं सोच रहा था, अपने वालिद साहब के बारे में सोच रहा था। पेरेंट जो होते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि सारी खूबियाँ, अच्छाइयाँ उनके बच्चे में आ जाए और कमियाँ दूर रहे उनसे। एक खूबियाँ इंग्लिश भी हैं जो हर पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं कि उनका बच्चा अच्छा रफ्तेदार फ्लूटरी इंग्लिश बोल ले। लेकिन यही ख्वाब के साथ मेरे वालिद साहब ने मेरा दाखिला सेंट टेरेसा स्कूल कॉन्वेंट में कराया, ताकि मैं अच्छा से तालीम हासिल कर सकूं, अच्छा इंग्लिश बोल सकूं। जो इंग्लिश मेरे वालिद साहब ना बोल सके, मैं वो बोल सकूं। एक ख्वाब था, मैं आज मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ ये टूटी फूटी इंग्लिश। बचपन में वालिद साहब अंग्रेज़ी में सवाल किया करते थे ताकि मैं अंग्रेज़ी में जवाब दूं, वो पेरेंट्स को दिखाने के लिए, ताकि मैं इंग्लिश सीख पाया। जैसे जैसे बड़ा होते गया, इंग्लिश से ताल्लुकात ख़त्म होते रह गए और इंग्लिश सीखने से दूरी हो गई। पर इंग्लिश सीखने की कोशिश किया, अब मैं जाके इंग्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो इंग्लिश सीखना उसी तरह से आसान है जिस तरह से मैं हिंदी अपनी मातृभाषा को सीखा, उर्दू अपनी मातृभाषा को सीखा, उसी तरह से मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आसानी सा लगता है इंग्लिश सीखना। इसी टोन को, इसी आसान चीज़ को समझने के लिए, यही इंग्लिश बच्चे में आसानी पैदा करने के लिए मैं आज दावतें दे रहा हूँ डॉक्टर स्वाति गुप्ता को, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, जिन्होंने अपनी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया एजुकेशन में, और अभी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स पे काम कर रही हैं। और पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश पढ़ाने के तरीके में उनका कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस है। वो सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। वो अपने आप को शिक्षक का नहीं बोलती हैं, बस लर्नर बोलती है, ताकि कुछ वो भी सीख रही हैं और कुछ बच्चों से भी सीख रही हैं। इसी चीज़ को, यही गुफ्तगू को जारी रखने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर स्वाति गुप्ता को। और ये गुफ्तगू तालीम सुनने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक हयात, जियो सावन, गाना, ब्लेजर्स, रेडियो FM, पॉकेट FM, ऑन Spotify, sponsored by Anchor. First of all, I like to thank you for joining me in this platform of गुफ्तगू तालीम। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये एक छोटे से वक्त दिया इस सफ़र में, इस गुफ्तगू तालीम में, टू टॉक ऑन द एजुकेशन। मैं सबसे पहले आपका थैंकफुल हूँ। आपका सफ़र स्टार्ट हुआ मैम यूपी बोर्ड के इस्लाम नगर से, आप AMU तक के सफ़र हुए, एजुकेशन से किया, तालीम से वाबस्ता किया। तो आपके सफ़र को कैसे डिफाइन करेंगे, छोटे से जर्नी को, ये छोटे से स्ट्रगल वाले जर्नी, इस्लाम नगर से यूपी बोर्ड से टू द AMU एंड टू CSB एज असिस्टेंट प्रोफेसर? Okay. First of all, I am very pleased to be with you, and my honor that I am sharing my journey with you. So I think that it's nice initiative that has been taken by you, that you are contacting with different people and getting others aware about their journey as well as. Yes. Okay, so we can discuss. I can start with my journey. Yeah, you are very much right that I started my journey from UP Board Islam Nagar basically. Okay, I am from Islam Nagar, so it is a very small town, and earlier it was a village, but then it converted to the town, and there we were having only one school, one girls school and one boys school, and from there I got my education. I completed. For graduation, I moved to Chandosi. It is a small city nearby Islam Nagar, 18 kilometers far. So there we were just taking bus, the private bus. Yeah. And at the time, there the fare was, I think, the 12 rupees. Yeah. Okay, and for students we were getting concession. There was a term concession milta hai hum logon ko. Yes. So we were paying only 5 rupees. Yeah. So there we were just simply going for graduation. I just took admission in a girls' college, because there is also kind of mentality that if girls are going outside to study, so they will go only in that girls' school. Okay, yeah. And there was another that in our society there is a kind of thing that earlier we were getting education in private. There is a system over there. Yeah, okay, the student took the admission and just you will go for just giving the examination, that called private education. Okay, and regular mode, because you are just taking admission and you are also able to take classes on regular basis. Yes, so that was
difference, and the fee was also different. For regular we have to pay more, for private we have to pay. हम लोग क्या कहते थे कि रेगुलर बोर्ड, तो तब मेरी थोड़ा सा वहाँ पे एक मेरे पापा से डिस्कशन हुआ था कि अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मैं रेगुलर बोर्ड से करूंगी, वरना तो मैं ड्रॉप करूंगी। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मेरी फैमिली अच्छी है, एफ्लुएंट फैमिली है, लेकिन इवन देन मेरी फैमिली में भी यही था कि एमए के बाद बच्चियों लड़कियों की पढ़ाई शादी हो जाती थी। बीए जैसे कंप्लीट किया, लड़का देखना स्टार्ट करो। और बिकॉज आई एम फ्रॉम वाशने, मतलब प्रिविलेज फैमिली से हूँ मैं, कैसे कैटेगरी मेरी जनरल में आती है। तो उसमें था कि भाई बनिया है, और तो उसके बाद आप बिजनेस वाला देखिए कोई अच्छा सा, उसमें शादी कर दीजिएगा। तो मेरे पापा से अपना था कि मुझे कम से कम पढ़ने दीजिए, और उसके बाद ठीक है आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे शादी कर लूंगी। मेरा ये था। तो मेरे पापा और मेरे बड़े पापा, मतलब बड़े ताऊजी हमारे होते हैं, हम लोग ताऊजी कहते हैं। हाँ, तो मेरे सेकंड नंबर वाले ताऊजी थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने फिर कहा कि हाँ इस लड़की को पढ़ने दो, उसका मन है। तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि मैं कोशिश करती थी पढ़ने की, गाइडेंस बहुत ज्यादा घर पे नहीं था क्योंकि माहौल नहीं था, लेकिन लोगों ने रोका नहीं पढ़ने से। ये कहा कि ठीक है पढ़ रही है तो पढ़ने दो। ज्वाइंट फैमिली थी, मेरे पापा 4 भाई हैं, पढ़ने की जगह नहीं थी, टीवी चलते थे बड़ी बड़ी बॉलीवुड, मतलब बहुत आज में। ओके, सो हम क्या करते थे कि किचन में एक छोटा सा एक तखत टाइप का चौकी होती है, उसको डाल लेते थे, चूल्हा चलता था, तो उसके पास जाके गए पढ़ ले रहे हैं। तो ये था, थोड़ा डेडिकेशन था, स्टार्टिंग से पढ़ी और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास बनी इसी वजह से। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तक आ जाती थी, ये था। तो वहाँ पे ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि लोग पढ़ते नहीं थे, और फर्स्ट डिवीजन लाना। फिर ये हुआ कि ग्रेजुएशन मेरा रेगुलर मोड से हुआ। मैं बुआ जी के यहाँ रही अपनी, मेरी बुआ जी हैं वहाँ पे चंदौसी में, तो मैं वहाँ रही। और उसके बाद मतलब समहाउ ग्रेजुएशन मेरा अच्छे से हो गया। मास्टर्स फिर मैंने किया। मास्टर्स में मेरे को हेल्थ इश्यूज हो गए, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। और उसी दौरान फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब फर्स्ट ईयर में, क्योंकि पहले सेमेस्टर नहीं चलते थे। फिर मार्च में शायद मेरा ऑपरेशन हुआ था, 1 मार्च मुझे ध्यान है। और उसके बाद 2007 में ऑपरेशन हुआ था मेरा, और उसी में दौरान मेरे एग्जाम थे। तो मैंने कहा मैं एग्जाम ड्रॉप नहीं करूँगी, एग्जाम मैं दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे जो टीचर थे वो जिनसे मैं पढ़ती थी, वो दोनों मुझे देखने आए थे हॉस्पिटल तक, क्योंकि चंदौसी में ही ऑपरेशन हुआ था मेरा। फिर देखने आया, मुझे वहां से भी डेडिकेशन मिला। मैंने कि नहीं अब तो पढ़ना तो है ही। तो फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से हो गया। और उस टाइम सेकंड डिवीजन के मार्क्स बने थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में फिर मैंने कोप अप किया। और उस दौरान मतलब जो मेरा जो एजुकेशन थी वो SM कॉलेज से थी, कोएड था। और कोएड में लेने का रीजन था कि वहाँ फीस कम थी इन कंपैरिजन टू गर्ल्स कॉलेज। तो उतने पैसे भी नहीं होते थे। मैं 3 बहनें थी, 2 भाई हैं, तो फैमिली भी ये था कि भाई सब लोग पढ़ रहे हैं और सब कुछ सारे मसले ही देखने हैं। तो फिर एजुकेशन किया। फिर सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स बने, कॉलेज टॉप किया था उस टाइम पे मैंने अपना। तो ये थोड़ा सा वहाँ सर का मेरे को फोन आया था कि नहीं तुम आगे बढ़ सकती हो, आगे करना चाहिए तुम्हें। तो वहां से इंस्पिरेशन मिली। और उसके बाद PhD के लिए एंट्रेंस डाल दिया था AMU में। एक हम लोगों में पता है क्या है सदेन की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, क्योंकि हम ये क्या कहते हैं कि हमारे जो इमोशंस है फीलिंग्स से खेला जाता है। पहले से स्टार्टिंग बता दिया गया अलीगढ़ में तो तुम्हारा होगा नहीं, वो कैसे होता है। तो मैं कहती थी क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता था। फिर मतलब लेकिन एक बात थी, जब मैं एग्जाम देने गई थी तो वहाँ के ऑफिस एक स्टाफ है आसिफ भाई, नाम लूंगी उनका। पहली बार गई थी अलीगढ़, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली बार गई थी। मतलब अलीगढ़ तो मैं जाती रहती थी, रिलेटिव्स थे। उसके बाद आसिफ भाई थे, आसिफ भाई ने मुझे आर्ट्स फैकल्टी में मेरा मतलब जो हुआ था, जो मेरा सीट पड़ी थी, एग्जामिनेशन जो हॉल था आर्ट्स फैकल्टी में था। और एजुकेशन फैकल्टी में मैं हॉल टिकट लेने गई, तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई किधर है आर्ट्स फैकल्टी। तो उन्होंने कहा, और इतनी बड़ी बिल्डिंग में देख के मैं कि भाई कहाँ आ गई। मैंने कहा मतलब एक जो आया था सपना कि काश की मेरी एजुकेशन भी यहीं से हो, मतलब एक जो दुआ निकली थी जैसे कि विश काश की यहीं से हो जाए। तो उस टाइम तो पता नहीं था कि हाँ भगवान सुन लेगा, है ना उस टाइम पे। तो मेरा रिटन एग्जामिनेशन वहाँ पे होते थे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आते थे मल्टीपल चॉइस, और 10 नियर अबाउट आते थे ओपन एंडेड। इस पे क्या होता था, जैसे पहले नेट के पैटर्न पे बनता था। आसिफ भाई मुझे मतलब खुद ही बोले कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। मतलब तो ये था कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बांटते हैं धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन कहीं हो भी सकती है, किसी के हार्ड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा वैसे नहीं होते।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे छोड़ के आए। फिर मेरा एग्जाम वो क्लियर हो गया, टॉप 3 में थी, 2nd पोजीशन मेरी बनी वहां पे। PhD में मेरा हो गया, क्योंकि सब लोग यही पूछते तुम्हारा हो कैसे गया। तो मैंने कहा हो कैसे गया, हो गया। तो नबी अहमद सर थे इंटरव्यू में मेरे चेयरमैन, हालांकि अभी उनका इंतकाल हुआ है 2 दिन पहले ही कोरोना से। सो आई एम वेरी सैड अबाउट हिम एज वेल एज कि मुझे याद आ रहा है कि सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और कैसे उन्होंने मोटिवेट भी किया था मुझसे कि नहीं अच्छा है। तो फिर इस तरीके से हमने AMU तक का सफर किया। PhD हुई, PhD कंप्लीट ही होने वाली थी, सबमिट करने वाली थी। तो 2016 में यहाँ के आए थे, फॉर्म निकले थे, एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस दौरान मैं घर पे ही जुलाई में, शायद जुलाई में निकले थे। तो और तो मैं घर गई थी, सोचा कि चलो डाल देते हैं, डालने में क्या जा रहा है। तो डाल दिया। बाद हुआ कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, क्वालिफाई, इंटरव्यू की कॉल आ गई। तो लेकिन फिर भी ये था, मन में डाउट था कि होगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो PhD। लेकिन luckily I got selected over here, and you can say that with the help of my efforts, with the blessings of my elders, my relatives, family members, I am here with you. इसी तरीके से मैं यहाँ पे हूँ। मैम, why you wish to be a teacher? मैम, आपने टीचर की क्यों एजुकेशन की तरफ आ गए, टीचर करियर की तरफ पैशनेट क्यों है, और आपका एक्सपीरियंस है टीचर की तरफ, तो आपके अपने एक्सपीरियंस से टीचर के तवज्जो पे कैसा फोकस करेंगे मैम? आपने आज तक अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, तो मैम टीचिंग के बारे में क्या बताएंगे? टीचिंग में ऐसे हुआ था कि जब मैं घर पे थी ना, तो हमारे छोटे छोटे भाई बहन थे, मतलब मैं 2nd नंबर की हूँ, उसके बाद मेरी एक छोटी बहन और है और 2 भाई हैं। और मैं ज्वाइंट फैमिली थी, पापा 4 भाई हैं, तो छोटे छोटे सब लोग बहन भाई होते थे। तो बचपन में हम खेल खेलते थे, टीचर तो उसमें बहुत मजा आता था। हाँ, मतलब ऐसा लगता था कि हाँ भाई टीचर बनना चाहिए। और पढ़ाते थे, जिससे से पढ़ते थे, चीजें सीखते भी थे। पहले बरामदा होता था हमारे यहाँ, मतलब जो घर है, घर बड़ा है काफी, तो बरामदा उसको बोलते हैं। तो वहां बैठ के हम छोटी चारपाई जिसको बोलते हैं, हालांकि उसको तो हमारे टाइम में खटोला बोला जाता था, और अभी छोटी चारपाई कह सकते हैं आप। तो उसी छोटी चारपाई भी सबकी अपनी अपनी होती थी, और सब लोग वहाँ बैठते थे और उसके बाद पढ़ते थे। तो वो वहां से थोड़ा सा आया कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़नी अच्छी चीज है। फिर जो मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको, मतलब ये था कि एक तरीके से काफी, मतलब गैप के बाद वो हुआ था मम्मी के। तो ये हुआ था कि मैं बड़ी हूँ और थोड़ा सा मैं पढ़ती थी, इंटरेस्ट था, तो मैं उसको भी पढ़ाती थी, मतलब मेरे कजिन ब्रदर जो हैं उनको भी। तो तब से वहां से लगा कि नहीं पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, कम से कम हम लोगों को जानते हैं, समझते हैं उस चीज से। तो वहां से एक तरीके से कह सकते हो कि पैशन थोड़ा डेवलप हुआ धीरे धीरे। तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं, बनना तो टीचर ही है। तो बचपन से अलग था टीचर की तरफ में, पैशनेटिंग की तरफ में। बचपन से। मैम, आपका इंग्लिश पेडागोजी से ताल्लुक है, आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा इंडिया ओवर ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम्स देखी जाती है, इंग्लिश को एज ए बोझ के तौर पे देखा जाता है, एक प्रॉब्लम्स हैं। तो आपका एक्सपीरियंस रहा है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ाने की, आपकी PhD भी रही है इस फील्ड में, तो आप अपने वो लर्नर, वो टीचर्स को क्या बताएंगे जो इससे इंग्लिश की तरफ फोकस हो या मोटिवेटेड हो? आज डिमांड है इंग्लिश के बारे में, आपके कुछ जब इंग्लिश की जब बात होती है ना, तो एक्चुअली क्या है कि हम बीइंग अ टीचर और बीइंग अ फैमिली मेंबर, वी हैव टू टेक द चार्ज फॉर इट। देखो, जब बच्चे आते हैं तो इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज, ये हमें ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज है। और बच्चा जब भी स्कूल में आता है, या आप किसी भी बच्चे से बात करिए, चाहे वो 5 साल का हो, 6 साल का हो, उसके पास अपनी लैंग्वेज में पूरी कमांड है। ओके, अपनी लैंग्वेज। तो हमें बच्चे को जज करना छोड़ना होगा। हम क्या करते हैं कि जजमेंटल हो जाते हैं एक क्लास के बाद, या अगर हमने एक एक्सरसाइज कराई तो उस पर आई नहीं। तो ये जो जजमेंटल चीज है, एक तो पहले हमें अपने दिमाग से ये निकालना होगा कि हम जज ना करें। दूसरा जो है कि हम इसको देख सकते हैं लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इंग्लिश की जो प्रॉब्लम्स है वो लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखो, लर्नर्स जो हम कहते हैं कि इस मामले में एक थ्योरी भी दी गई है, डिफिसिट थ्योरी जिसको हम कहते हैं, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि इंग्लिश का एक्सपोजर कितना है। हम अपने पूरे दिन में 24 घंटे में हम इंग्लिश के कितने वर्ड बोलते हैं, और हमारे आसपास के लोग कितने वर्ड्स बोलते हैं। ओके, और इट इज सैड कि हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कैसे सीखी। हमारी फैमिली के हर कोई लोग उसी लैंग्वेज में बात करता था, हमसे कोई भी आता था उसी लैंग्वेज में बात करता था। अब जब हम इंग्लिश को लर्न करने की बात करते हैं, तो बच्चे के पास पहली बात तो वो एक्सपोजर नहीं है। स्कूल में जाता है, इंग्लिश के नाम पे उसके पास सिर्फ एक पीरियड होता है, उसमें टीचर उससे बाइलिंगुअल भी बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारी जो क्लासरूम है वो मल्टीलिंग्विस्टिक है।
मल्टी लैंग्वेज एनवायरनमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो मदर टंग को भी यूज करना उसकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपल्शन हो जाता है उसके लिए। अब इंग्लिश मीडियम में कह सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स है वहां पे कोशिश की जाती है कि एवरी टीचर विल टॉक इन इंग्लिश ओनली, ओके, व्हाटएवर एक्टिविटीज, व्हाटएवर कन्वर्सेशन दे विल हैव, either formal or informal, they will have in English only. So that's why you can see that they are having better fluency in comparison to the government school. गवर्नमेंट स्कूल देखिए, आप बच्चे अगर किसी चपरासी से बात करिएगा या फिर आप अदर टीचर से जाइए, प्रिंसिपल से बात करने, वो हिंदी में बात करेंगे। हम खुद देखते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है, तो बच्चे की आपको उनके दृष्टिकोण से देखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोवाइड द एक्सपोजर टू देम। Input theory, as Christian was also saying, कि until and unless we will not provide the input, how we can expect output from them? So first of all, we have to provide that. Another thing is that कि और क्या प्रॉब्लम आती है कि पहली बात उनके पास सीखने के लिए नहीं है, वर्ड्स नहीं है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इंग्लिश की मैगजीन, इवन इंग्लिश के चार्ट्स, पैम्पलेट्स नहीं है उनके पास। दूसरी बात, जब बच्चे सीखना स्टार्ट करते हैं, so they are having some kind of anxiety. fear they are having कि गलती हो जाएगी तो लोग हमें जज करेंगे, अरे भाई गलत बोलती है, ओके। सो दैट फियर वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द माइंड ऑफ द लर्नर्स। हमें जो फियर है उसको हटाना पड़ेगा, एंजाइटी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब टू एन एक्सटेंट लेवल वी कैन सी कि एंजाइटी कैन बी बेनिफिशियल फॉर द लर्नर, बट इफ इट इंक्रीज सो देन इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट, ओके, नेगेटिव इफेक्ट रखेगी। तो एंजाइटी हटाना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है वो है मोटिवेशन। वी हैव टू मोटिवेट देम, वी हैव टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट reinforcement to them, as well as you can say that stimulus, okay. Suppose if we are talking to them, okay, and then we are saying that if you will talk that better way, if you will communicate, just don't say to them that okay that you are not allowed to do errors, allow them, okay, कि आप experiment करिए, do the experiment, but just simply what you have to do, you have to convey the meaning, आपको message convey करना है। We are not considering about the structures. Structure आप कोई भी, हम कहते हैं ना जोड़ तोड़ के सीखते हैं, तुम सिखाओ कि तुम जोड़ तोड़ के सीखो, कोई परेशानी नहीं है, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन आपको मीनिंग जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे करना। So we have to allow these type of activities to them. Another thing that can be done to them, that we have to provide some kind of you can say external motivation, कि अगर आप बेटर परफॉर्म करेंगे तो आपको कुछ एक्सटर्नल आप प्रेज कर सकते हैं, उन्हें कुछ प्राइज दे सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, लाइक स्कॉलरशिप, ओके, अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, ओके, सो यू कैन एक्नॉलेज देयर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज हमें करनी होगी, और उनका जो फियर है उनको हटाना, उसको तो रिमूव करना होगा। इसके अलावा एक चीज जो हम बात करते हैं, सेल्फ एस्टीम, दैट इज वेरी मच नेसेसरी, दैट व्हाट द स्टूडेंट्स और लर्नर्स आर थिंकिंग दैट ओके आई कैन नॉट लर्न दिस लैंग्वेज, okay, if you can learn your language so then you can learn any language, okay, so ये चीज जो हमें कि आप अगर अपनी लैंग्वेज सीख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में अपनी बातों को रख सकते हैं, तो आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। बस आपके पास जरूरत है प्रैक्टिस की और एक्सपोजर की, कि आप उसकी वही लैंग्वेज आपके सब लोग जो आसपास वाले लोग हैं वो भी बोलना स्टार्ट कर दे, या फिर एटलीस्ट कम से कम जहां आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट आपके जितने लोगों से भी आप बात करते हैं, जितने लोगों से आपका तारुफ होता है, आप उसी लैंग्वेज में बात करें। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस करें। तो इन सब तरीकों से आप कह सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक्वायर, इंग्लिश क्या कोई भी लैंग्वेज एक्वायर की जा सकती है, ओके। और एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसका इंडियनाइजेशन हो चुका है, ओके, वी आर हैविंग सो मेनी एक्सेंट, ओके, यू कैन से कि वी आर नॉट दैट मच, वी आर नॉट स्पीकिंग जस्ट लाइक नेटिव, ओके, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू इमिटेट देम, नो नीड टू इमिटेट देम, you are having you are knowing the structures, you are knowing the grammar, you are knowing the patterns, so just use your accent, no problem with this, okay। इसमें भी थ्योरी कही गई है, एक लिंग्विस्ट थे कश्मीर के ही थे, ब्रज कचारू उनका नाम है, उन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज है वो जो कोर लैंग्वेज, जैसे सपोज करो इंग्लिश है, वो इंग्लिश यूके और अमेरिका से आई
है ना। तो एक 3 सर्कल उन्होंने थ्योरी दी थी कि उनके पास से आई, उन्होंने अपने ग्रामेटिकल पैटर्न्स इवॉल्व किए, देन प्रोनाउंसिएशन इवॉल्व किया कि हाउ द वर्ड शुड बी प्रोनाउंस्ड, एंड ग्रेजुअली इट हैज बीन स्प्रेडेड टू अदर कंट्रीज. So if it is coming to that you can say that the other countries, so they can also evolve their own patterns, no problem with it. So we as a teacher, we as a you can say the community, we should accept those accent and we should do acknowledge them. So अगर हम उसकी उन चीजों को acknowledge करेंगे, respect देंगे, तो जो बात होती है inferiority complex कि हम भाई नेटिव लोगों की तरह नहीं बोल सकते या फिर हम उतनी करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते, so that will be removed. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो की जा सकती है. We have to feel the language while learning the language. We have to feel the language. Yes, you have to feel. मैम आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज के तरीके में जो टीचर, जो शिक्षक आपके साथ रहे, वो याद करना चाहेंगे वो शिक्षक जिन्होंने आपको ये मॉडिफाई किया, ये जो नॉलेज दी, जो आज हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, तो कुछ शिक्षक को बचपन से लेके आपको कुछ शिक्षक जो याद, ये मैसेज उनके तक पहुंचाना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल. अगर जब मैं बात करूं कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो मेरी टीचर रही हैं वो सेकेंडरी लेवल तक तो एक मतलब क्योंकि हम स्कूल में थे तो वहाँ एक ही टीचर पढ़ाते थे, वही सारे सब्जेक्ट डील करते थे. तो मैम का नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन वो मॉमडन थी और वो हमें ट्यूशन भी देती थी घर पे. तो उन्होंने हमें पढ़ाया था, कुछ निशा करके उनका नाम था, और वो उन मैम वो हमें पढ़ाती थी, सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाती थी. और उसके बाद जब मैं कॉलेज स्कूल में आई तो स्कूल में रश्मि मैम थी, रश्मि मैम ने इंग्लिश पढ़ाई थी, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती थी इंग्लिश, तो उनकी हेल्प से इंग्लिश को एक्वायर किया. देन ग्रेजुएशन पे पंत मैम थी, देन पोस्ट ग्रेजुएशन पे तिलक सर. वो तो उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो दैट इज मार्वेलस. एंड व्हाट वी आर हैविंग इन आवर साइड, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम यूपी, इन यूपी वी आर हैविंग द कल्चर ऑफ ट्यूशन. हाँ, ट्यूशन होती है, कोचिंग होती है, यहाँ पे भी कल्चर है. तो वहाँ पे वो क्या बोलते थे कि मतलब क्लास में जब आते थे वो कहते थे जब मैं क्लास में आता हूँ तो मैं बेटर पढ़ाता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे पैसे लेके नहीं पढ़ा रहा. ट्यूशन में क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, सो आई एम सम काइंड ऑफ कि मैं तुम्हारा नौकर हो जाता हूँ, ये वर्ड टर्म यूज करते हैं. Or here that I am your teacher, I have to give you my 100%. So the way he was teaching, that was very very good. बहुत अच्छे से पढ़ाते थे. ऐसा लगता था कि जब वो पढ़ा रहे हैं पिक्चर हमारे सामने चल रही है और आंखें बंद करके सुनते रहिए, आप उस वर्ल्ड में पहुंच जा रहे हैं. Then another teacher was Bansal sir. Bansal sir is a very famous teacher in that locality. उनका बहुत बहुत ज्यादा नाम है बंसल सर का. सो वो उन्होंने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी. सो दैट वर द टीचर्स ऑफ माय इंग्लिश सब्जेक्ट बेसिकली, एंड विद द हेल्प ऑफ देम आई जस्ट got to know that okay how to deal with English language. And here also that the most you can say the reformation came when I just joined CUSB. Because in CUSB earlier I was just learning as a student, and then now I was just simply you can say the another direction. Now I was in the position of teacher. So भाई अब आपको students के साथ deal करना है. And there also the students were very good in communication. Some of the students they are very good in communication. From them also I learned, and still I am learning. I am saying to my students clearly, because learning is a continuous process. So we together are learning English. So I am taking English proficiency classes, so they are also whenever they are doing exercise I am also doing with them. So okay मैं भी आपके साथ करूँगी. तो इस तरीके से मैं सीख रही हूँ. Still अभी I am also continuously I am learning, and I will just try to learn more and more. मैम आप एक महिला है, मतलब तकलीफ, परेशानी या कोई फैक्टर सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट, रिलेशंस, अभी आपके रिलेशंस में कोई सपोर्ट हो रहे हैं, आप दूर हैं शहर से लेकिन अपने शहर से, तो एक सपोर्ट होता है मतलब दूर रहने के लिए, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ तकलीफ हुए होंगे सफर में, तो उसे कुछ याद करना चाहेंगे या कुछ मैसेज जो यूथ टीचर्स को देना चाहेंगे आप? ये मैं देना चाहूंगी. देखो, बीइंग अ फीमेल आई विल जस्ट ट्राई टू से कि स्टार्टिंग में परेशानियां आती हैं आपके साथ. जैसे मैंने बताया कि मैं प्राइवेट, हमारे यहाँ प्राइवेट पढ़ते थे लोग, ठीक है, लोग पढ़ाते नहीं थे, लड़कियों को तो नहीं पढ़ाते थे. ये नोशन है. मेरी फैमिली वन ऑफ द यू कैन से द प्रेस्टिजियस फैमिली इन माय टाउन, और जो लोकल चुनाव वगैरह होते हैं उसमें भी रहती थी मेरी फैमिली, ठीक है. मेरे बाबा 26 इयर्स तक चेयरमैन रहे थे, और अभी ताऊ जी भी रहे हैं लास्ट ईयर. तो मतलब बहुत अच्छी पॉलिटिकल फैमिली भी है, मतलब छोटे लेवल पे पॉलिटिकल फैमिली कह सकते हैं, और वैसे भी रिच है. लेकिन उसके बावजूद उस फैमिली में भी एक नोशन ये था कि लड़कियों को पढ़ाना है तो प्राइवेट आप पढ़ा लीजिए. तो इस तरीके का नोशन था, और पढ़ लेंगी तो शादी कर दीजिए. तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है आपके पास. ओके, स्टार्टिंग में लोग मतलब कह सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स ही कह सकते हैं कि नहीं आप प्राइवेट पढ़ लीजिए. तो आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. You have to with that, you will take that step.
No, if I will study, so I will study in this mode. Okay. Another thing is that कि हम जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि जेंडर के पर्सपेक्टिव में कहा भी जाता है कि लड़के अगर बाहर से काम करके आएंगे तो उनसे घर के काम के लिए नहीं कहा जाएगा, है ना। अगर पढ़ के भी आते हैं तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन लड़कियां अगर पढ़ के भी आती हैं तो उनसे कहा जाएगा कि नहीं आप झाड़ू पोछा करिए या कुछ काम करिए। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज एवरीवेयर इन एवरी फैमिली। वो हर किसी, कोई सी भी फैमिली हो, हर किसी फैमिली में होती है। तो दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस वर आल्सो विद मी कि आप वो काम भी आपको थोड़ा बहुत करना है, और उस काम के साथ फिर आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि वहां पे पढ़ाई जो होती है सेकेंडरी होती है, क्योंकि आप चाह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने स्टेप लिया है तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, सो दैट एक्स्ट्रा एफर्ट यू शुड बी रेडी फॉर इट। मतलब आपने अगर एक डिसीजन लिया है कि आपको पढ़ना है तो आपको, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते, कुछ लोग चाहते भी हैं, तो जो चाहते हैं एटलीस्ट उनके लिए और अपने लिए पढ़ना होगा, अपने लिए स्टेप लेना होगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि हाँ भाई आप कहते हैं कि बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो अभी तो ये कह सकते हैं कि फोन बहुत अच्छा हो गया है, फोन में एवरीथिंग इज अवेलेबल, है ना। तो पहले तो ये नहीं होता था, पहले हम लोगों को बुक्स ही खरीदनी होती थी। तो अभी ये एक जो इशू है वो कुछ हद तक सॉल्व हो गया, हालांकि फोन खरीदना भी अपने आप में एक इशू है। तो उसमें भी मैं यही कहूंगी कि आप कुछ मतलब अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, अगर आप एक्सेल करेंगी तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स आर देयर। हाँ, तो स्कॉलरशिप्स हैं आपके पास, तो आप उससे खरीदिए, पढ़िए, और पढ़ के साबित करना होता है आपको। जैसे आई वाज सेइंग कि मेरे यहाँ लोग नहीं पढ़ते थे और मेरी कम्युनिटी में आसपास के लोग नहीं पढ़ते थे, मुझे देख के लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो अभी भी वो पूछते हैं कि आपने, अच्छा, क्योंकि मैं जब एएमयू में आई तो मैं अपने भाई को ले आई, मेरा कजिन ब्रदर आया, मेरी कजिन सिस्टर, बरेली में उसका एडमिशन हुआ। तो मतलब मेरे लोकेलिटी में लोग बाहर जाने के लिए सोचने लगे कि नहीं। अनदर मतलब एक एडवाइस है मेरी, अभी तो खैर मैं कह सकती हूँ कि being a girl or being a boy also, that when we are studying, so we should be concentrated that what we have to do. हम कहते हैं ना कि हमें अपना रास्ता नहीं भटकना चाहिए। अगर आपने रास्ता भटक दिया तो आपको जो जनरेशन देख रही है, जो आपके बाद वाली जनरेशन है, उसको पे करना पड़ेगा। आप नहीं पे करेंगी, आप तो मस्ती कर लिया, आपने एंजॉय कर लिया, ठीक है, आपकी शादी हो गई, आप सेटल हो गए, लेकिन बाद वाली जनरेशन के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं पढ़ने के। सो दैट काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी यू हैव टू फील। मतलब मेरे यहाँ होता है कि भाई आप प्यार में पड़ गए, आपका ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज आल्सो ओके, दैट इज ऑल, that not be that should not come into your way, that whatever you have decided, that if you have to study, so you have to focus more on that. Okay, so those things you have to just keep away. Okay, you have to just simply focus regarding what you want to do, what you want to achieve, what goal you have already set. So उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। दूसरा, सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट जरूरी है। कैसे जरूरी है कि जैसे मैं कहती थी कि बस से मैं जाती थी तो वहां बच्चे लोग आपको टीज भी करेंगे, ठीक है, लोग टीज करते हैं, लड़के भी लड़कियां जो भी है वो टीज करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो टीज करेंगे, तो उस टाइम पे आप कहते हो कि आपकी फैमिली का सपोर्ट, उनका विश्वास आपके ऊपर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि परिवार वालों को आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं, मैं अपने बच्चे पे विश्वास करता हूँ। So that kind of faith you can say that कि मेरी फैमिली ने मुझे दिखाया, क्योंकि मैं कोएड में भी पढ़ी थी, और कोएड में उसके बाद उस टाइम पे 2008 में शायद मेरे पास मोबाइल छोटा वाला रिलायंस का जो चलता था वो मुझे मिला था। तो कह सकते हैं कि उस टाइम पे लकी थी कि जो मतलब मुझे मोबाइल की जरूरत थी, तो एक ड्रॉ पापा ने डाला था, उसने वो मोबाइल ली दिवाली पे। तो इस तरीके से, हाँ, मतलब ये मतलब मैं सोचती थी कि मतलब, और जब मैं एएमयू में पहुंची तो मुझे स्कूटी चाहिए थी, तो वो भी ड्रॉ में निकली। मतलब ये था कि हाँ, ऊपर वाला भी चाहता था कि हाँ भाई एडमिशन हो गया, उसका स्कूटी चाहिए, तो ड्रॉ में निकला। तो ड्रॉ में ही निकलती थी मेरी चीजें, उनके अरे वाह, ड्रॉ में स्कूटी आ गई। तो ये हो जाता, छोटे छोटे होते हैं ना, सेविंग के लिए हम ड्रॉ वगैरह डालते हैं, होता है। तो उसमें हाँ, तो वो रिलायंस का छोटा वाला मतलब फोन मिला था मुझे। तो ऐसा होता था कि लड़कों से भी बात होती थी, ऐसा कुछ नहीं है, वी शुड बी वेरी मच फ्रैंक, नो प्रॉब्लम, फ्रेंडशिप कैन बी विद एनीवन, ओके, ऐसा कुछ नहीं, स्टीरियोटाइप नहीं। तो मेरे पापा, मतलब एक बार फोन आया था, मैं सो ही रही थी, इंसिडेंट बताती हूँ बिल्कुल। तो मैं सो रही थी, नीचे ही फोन छोड़ दिया था, मतलब ऊपर और नीचे हम लोग रहते थे। तो फिर उसके पापा ने फोन उठाया, तो पापा ने कहा बेटा तुम्हारे फ्रेंड का फोन है। मतलब मैं आई वाज शॉक्ड कि मतलब उन्होंने ना कुछ क्वेश्चन किया ना कुछ, हाँ ये कॉमन है। और मेरे चाचा भी थे, तो मतलब एक जो भैया थे वो क्या थे, किसी लड़की का फोन था। तो लेकिन उस टाइम मेरे चाचा ने मुझसे कहा, तो हाँ साथ पढ़ती तो लड़की का फोन आ नहीं सकता क्या? So that kind of faith your family has to show.
मतलब उस टाइम से मुझे लगा कि मतलब मेरे ऊपर कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उन्होंने विश्वास दिखाया मुझे उसे नहीं तोड़ना है। सो दैट काइंड ऑफ मतलब जो कह सकते हैं कि जो उनका विश्वास है, जो उनका भरोसा है, आपको वो नहीं तोड़ना है, उसके साथ रहना है। उसके बाद कह सकते हैं कि फैमिली सपोर्ट, ऑब्वियसली at every level you need that, because emotionally you have to be strong when you are in the working field. Here also I am just living apart from my family, और शादी के तुरंत बाद ही मेरी जॉब लगी थी। शादी मेरी हुई थी 8th of December 2016, and here I joined on 30th of December. I was planning that okay, I will shift in Bombay because I never expected that I would be selected over here. So मेरा जो planning थी कि मैं पूरा मैंने everything, my shopping, everything was from the point of view that okay, I will go, well, I will get married, and then after that I will be shifted in Bombay because my husband was working in Bombay. So मेरा जो था सपना कि हाँ मैं मलाड में जाऊंगी, उसको सपना था। तो जैसे पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, मेरा संगीत था, उस दिन मेरे पास फोन आया, तो मैं कहती अब मैं इस पे हंसूं या रोऊं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं करूं क्या। So मैं कि अच्छा सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छी बात है, अरे भाई बहू का ये हो गया, बेटी का ये हो गया, सब लोगों से मुबारकबाद मिल रही है, लेकिन मैं कह रही थी मेरे साथ क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। सपोज कर सकते हैं ना कि शादी के बाद तुरंत आपको अलग रहना होगा, तो वो भी एक इमोशन होते हैं भाई, फेज होता है लाइफ का। तो फिर देन माय हस्बैंड, माय मतलब इन-लॉज, दे सपोर्टेड दैट ओके नो प्रॉब्लम, कि कुछ दिन की बात है, आप फिर लोग साथ रह लेंगे ये। हालांकि अभी तक वो नहीं हो पाया है, अभी तक ट्रांसफर सोपान का नहीं हो पाया, मेरे हस्बैंड को नहीं मिल पाया है उन्हें, तो अभी तक हम रह रहे हैं अलग। लेकिन ये कि सपोर्ट है, हमेशा साथ रहते हैं किसी भी टाइम पे भी। और मतलब जो भी है ना वर्किंग, जब आप वर्किंग मतलब लेडी होते हैं या फिर वर्किंग वुमेन होते हैं, सो देयर आल्सो यू नीड फेथ कि यहाँ पे भी हम, आप एक सोसाइटी है, यहाँ पे अलग एक माहौल है, तो उस माहौल में भी आपको एक विश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि आप लोगों के साथ काम करते हैं, किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ आते हैं, देर रात तक रुकते भी हैं, कभी काम करना होता है, ठीक है, तो ऐसी चीजें भी होती है, तो उसमें विश्वास बहुत जरूरी है। तो वर्किंग फील्ड में लोगों का विश्वास तो जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। How was your working experience in Central University of South Bihar में? इतने वक्त बिता रहे, तो वर्किंग एक्सपीरियंस कैसी है आपके Central University of South Bihar में? आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस अभी अब कुछ वक्त बिता चुके हैं, तो कुछ रिलेशंस हो जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाते हैं, तो बॉन्डिंग कैसी बनी मैम? Central University, I think that for learning anything, it is one of the best university. I should say it. Because I have studied in MJP Rohilkhand University, okay, different colleges, then Aligarh Muslim University, and then here, okay. So you can say that at least I am having exposure of a state university as well as one central university, and now I am here. तो मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं सीखने के हिसाब से कह सकती हूँ कि सीखने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। The dedication the teachers are having, the students are having, okay, so that is very much good. सो लर्निंग एक्सपीरियंस कहेंगे कि बड़ी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि वहाँ पे सीनियर्स आपको मौका ही नहीं देते, है ना, वो कहते हैं ना कि बड़ा पेड़ है, बड़े पेड़ की छाया में ही आपको पलना है ना, तो उससे आगे नहीं निकल सकते। तो वो एनवायरनमेंट यहाँ नहीं है, सीनियर्स अच्छे हैं, कॉपरेशन है, they just simply you can they inspire you, they motivate you to learn, take part in different activities, so that kind of thing, learning environment is very much good. Okay, for students also, that it is my personal experience that with the students also we are very much friendly, we try to be friendly, also express their views with us, and we don't want to that simply draw a line between us कि हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट्स हैं, नहीं, यहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट है, हम दोनों सीखने के लिए ही हैं, सीखने सिखाने के लिए हैं, तो दोनों एक दूसरे को सीखेंगे सिखाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ एनवायरनमेंट मैं ये कहूंगी कि पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा है। अभी कह सकते हैं कि धीरे धीरे डेवलप कर रही है यूनिवर्सिटी, तो उतनी फैसिलिटीज आप अगर कंपेयर करें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे डेवलप कर रही है, बिल्डिंग अभी अपनी हो गई है यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी वगैरह वो सारी चीजें हैं, तो अभी तो काफी डेवलप कर भी लिया है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और तो बॉन्डिंग आया, मैं कहीं और जाती तो सोचती हूँ कि वहाँ इतने अच्छे लोग मिलते हैं नहीं, कभी होता है कि नहीं मूव करना है आपको, सो देन आई एम थिंकिंग कि अरे वहाँ पे कैसे सेटल होंगे, कैसे मूव करेंगे, कैसे लोग होंगे। यहाँ पे कम से कम ये कि सीख रहे हैं, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करके ही सीख रहे हैं, लेकिन सीख, so that is very Okay, ma'am. Thank you for joining me for the such beautiful words, ma'am. आपकी स्टोरी इंस्पिरेशनल है. Thank you for joining me and giving me time, ma'am. Thank you very much.
It's my pleasure, I think, and I am always with you whenever you will have any other topic for